कैल्शियम को, हाँ ठीक है, तो इसकी वजह से अपन बोल सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और फॉस्फेट का लेवल क्या हो जाएगा, फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट है किससे, हाइपर पैरा थायरोइडिज्म से जस्ट अपोजिट होने वाला है। ठीक है, तो मामला वही है कि हाइपो के अंदर डिक्रीज पीटीएच हुआ, डिक्रीज पीटीएच होते पीटीएच अपना फंक्शन करना कम कर देगा। पीटीएच का नॉर्मल फंक्शन क्या था बताओ, हाँ, टू इंक्रीज द ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल। ठीक है, तो अब क्या ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा, नहीं होगा, तो इसलिए अपन बोल देंगे कि ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल क्या हो जाता है, यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, और इसकी अपेक्षा में कौन बढ़ जाता है, फॉस्फेट बढ़ जाता है। ठीक है, चलो रीजंस तो कारण तो वही हो सकते हैं कि इसके कोजेज क्या हो सकते हैं, तो कोजेज या तो अपन क्या कर दे, क्या कर दे, वही ट्रोमा, ट्यूमर और इन्फेक्शन। ट्रोमा हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, और इन्फेक्शन हो सकता है इन पैराथायरॉयड ग्लैंड, इन पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये हो गया फर्स्ट वन कोज। सेकेंड वन अपन बोल सकते हैं, हाँ पैरा नहीं, अपन यहाँ पे बोलेंगे सिंपल सा, थायरोइडेक्टोमी के दौरान भी पैराथायरॉयड ग्लैंड रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि अपन ने जब बोला था कि थायराइड के पोस्टीरियर पार्ट में थायराइड से पीछे की ओर जो अडेयर स्ट्रक्चर है, अडेयर बोल तो जो चिपकी हुई सी स्ट्रक्चर है, कौन सी है, पैराथायरॉयड है। तो ऐसा क्लाइंट जिसको थायरोइडेक्टोमी हुआ है, ठीक है, तो उसके साथ में फिर कौन सी ग्लैंड भी रिमूव हो जाएगी, पैराथायरॉयड ग्लैंड भी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो पैराथायरॉयड भी अपना फंक्शन करना बंद कर देता है। ठीक है, तो यहां पर अपन बोल सकते कि थायरोइडेक्टोमी हो सकता है भाई, थायरोइडेक्टोमी के दौरान भी पैराथायरॉयड ग्लैंड रिमूव हो जाती है। अगर रिमूव कर दिया है तो फिर अपन बोलेंगे कि पीटीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, पीटीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ठीक है, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम, साइन सिम्टम की बात करते हैं अपन। तो अभी कुछ समय पहले अपन ने लिखा कि कैल्शियम का लेवल क्या है, डिक्रीज है, तो क्या बोल देंगे, तो हाइपो कैल्सीमिया हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, हाइपर फॉस्फेटिमिया, हाइपर फॉस्फेटिमिया। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन बोल सकते हैं कि ये कार्पोपेडल स्पाज्म कर सकता है, कार्पोपेडल स्पाज्म, नीचे लिख करूँ क्या, कार्पोपेडल स्पाज्म कर सकता है। ठीक है, कार्पोपेडल स्पाज्म मतलब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो कार्पोपेडल स्पाज्म क्यों हो रहा है, ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से कार्पोपेडल स्पाज्म हो रहा है। अब कार्पोपेडल स्पाज्म हो रहा है तो क्या पेशेंट को आगे जाकर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह हो सकता है, हाँ, तो क्या कर सकता है, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर सकता है। तो नेक्स्ट वन अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये होगा यहाँ पर सिम्टम, तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी देखने को मिलेगा अपन को कॉन्स्ट्रिक्शन एंड चलो ठीक है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है। अब ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो अपन बोलेंगे कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग,
सांस लेने में पेशेंट को क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। अब दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर कुछ प्रायोरिटीज वगैरह क्या हो सकती है, बिल्कुल इस वाले पेशेंट के पास में अपन क्या रखना है, ऑलवेज ट्रेकोस्टोमी सेट रखना है। तो यहाँ पर अपन को क्या रख सकते हैं, या एक नर्स की जिम्मेदारी क्या हो सकती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑलवेज कीप ट्रेकोस्टोमी सेट एट पेशेंट बेड साइड, पेशेंट बेड साइड। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्या टिटेनी देखने को मिल सकता है इस वाले पेशेंट के अंदर, टिटेनी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन सिम्टम, अब टिटेनी के रिगार्डिंग भी वही मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, एबनॉर्मल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी को अपन बोलते हैं टिटेनी के नाम से जानते हैं। तो टिटेनी में क्या होता है, एबनॉर्मल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, एबनॉर्मल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है यहाँ पर। अब टिटेनी के साइन दो डील कर चुके अपन, कौन कौन से होते हैं, तो टिटेनी के 2 साइन होते हैं, 2 साइन होते हैं टिटेनी के। तो फर्स्ट वन को अपन बोलेंगे चोस्टेक साइन, चोस्टेक साइन, और सेकेंड वन को बोला जाता है ट्राउजे साइन, ट्राउजेस साइन, चोस्टेक साइन और चोबस्टेक साइन बोला जाता है। एक मिनट, चोबस्टेक साइन और ट्राउजेस साइन, 2 इंपॉर्टेंट साइन देखने को मिलते हैं यहाँ पर। दोनों में क्या अंतर होगा, टिंगलिंग सेंसेशन आएगा फेस पर, इन्फ्लेट करेंगे तो हाँ हैंड मूवमेंट बोल सकते हैं, या एबनॉर्मल बेंडिंग हो सकती है हैंड्स के अंदर और फिंगर्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन करते हैं कि किस प्रकार से इसको असेस करते हैं, व्हेन टैपिंग फेशियल मसल, व्हेन टैपिंग फेशियल मसल्स, तो टैप करने के बाद में क्या नजर आएगा, हाँ तो टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन एट सेम साइड ऑफ फेस, कि जिस साइड की अपन ने टैपिंग किया है उसी साइड पर अपन को टिंगलिंग सेंसेशन या वाइब्रेशन लाइक मोमेंट देखने को मिलेगी यहाँ पर, वाइब्रेशन लाइक मोमेंट देखने को मिलती है, चलेगा। नेक्स्ट वन, ट्राउजर साइन को असेस किस प्रकार करना है, असेस तो बीपी कप को क्या करना है, इन्फ्लेट करना है। ठीक है, तो व्हेन वी इन्फ्लेट बीपी, इन्फ्लेट बीपी कफ more than systolic pressure, more than systolic pressure। तो ऐसी कंडीशन होने के बाद में इसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा अपन को, कि एबनॉर्मल मोमेंट ऑफ हैंड एंड फिंगर्स,
हैंड एंड फिंगर्स। तो इसको अपन बोलते हैं ट्राउजर्स साइन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये टिटेनी के दो इंपॉर्टेंट साइन हो सकते हैं। हो गया। इनके फोटो भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। चलो अभी डील करते हैं जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं इससे कभी कभार। ठीक है, चलो और क्या हो सकता है भाई, कैल्शियम की कमी हो रही है तो मसल्स क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट सिम्टम होगा मसल्स क्रैम्प्स, और पेशेंट को सीजर आना भी क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, ब्लड के अंदर कम हो रहा है, बोन के अंदर अच्छा है। ठीक है, हो गए। अब इसके कुछ कई बार इमेज बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं भाई। ऊपर हो जा भाई। यही करते अपन, कहाँ गया बे? ये जो बालक नज़र आ रहा है इसमें असेस कर रहे हैं चोस्टेक साइन, और हैंड की इस प्रकार की जो एबनॉर्मल बेंडिंग हो रही है। ठीक है, एबनॉर्मल जो बेंडिंग हो रही है हैंड की भी हो रही है, साथ में फिंगर्स की भी हो रही है, तो इसको अपन बोलते हैं ट्राउजर साइन। और दिस वन सेम साइड पर इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन नजर आ रहे हैं अपन को, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो इसको बोलते हैं अपन चोस्टेक साइन के नाम से। तो ये फोटो वगैरह भी पूछ ले जाते भाई, तो याद रखना इनको भी। इधर आ जाते हो वापिस। चलो, तो ये तो हुए कुछ साइन सिम्टम से रिगार्डिंग। अब मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं इसका? कैल्शियम की कमी हो रही है तो भैया कैल्शियम को क्या करना, अपन को बढ़ाना पड़ेगा। तो कैल्शियम को बढ़ाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं अपन? कैल्शियम पिला दे, चूना घोल के पेशेंट को, हाँ, और भैया के पीले भाई, कैल्शियम की पूरी पूरी कमी दूर हो जाएगी इसके बारे में। बताओ बताओ, क्या ऐसे पेशेंट को अपन कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं क्या? और कैल्शियम ग्लूकोनेट की यदि भाई टॉक्सिसिटी हो गई है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का एंटीडोट, कैल्शियम का एंटीडोट क्या होगा? सही, बिल्कुल सही जवाब आया था पहले, मैग्नीशियम सल्फेट ही होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत हुआ करो। चलो, तो यहाँ पर अपन को मैनेजमेंट के रूप में अपन क्या करें, कैल्शियम की पूर्ति करेंगे। तो यहाँ पर कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और कौन सी फॉर्म के अंदर, तो इंजेक्शन फॉर्म के अंदर इसको दिया जाता है। अगर इसका लिख लेना एंटीडोट भाई क्या होता है, एंटीडोट क्या है, तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। तो ये हमेशा बेड साइड रखना पड़ेगा। ठीक है, MgSO4। तो ये कैल्शियम से संबंधित ट्रीटमेंट हुआ। सेकेंड वन, इस पेशेंट को क्या विटामिन डी दे सकते हैं क्या? विटामिन डी प्रोवाइड करना है इसको, या टू प्रोवाइड विटामिन डी। अच्छा, विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है? नहीं, कौन सी फॉर्म के अंदर आता है? 1 डैश, इस प्रकार से पढ़ा होगा कभी, 1-25 कोले
कैल्सीफेरॉल के रूप में आता है, ठीक है। तो इसे अपन विटामिन डी बोलते हैं। कहीं जगह पर विटामिन डी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं जगह पर 1-25 कोलेकैल्सीफेरॉल लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो दोनों का मतलब विटामिन डी है। तो विटामिन डी अपन को इस प्रकार के पेशेंट को देना पड़ेगा भाई, और कैल्शियम की कमी को दूर करना पड़ेगा। और पेशेंट को एडवाइस कर सकते हो भाई, धूप वगैरह में बैठने के लिए भी अपन एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट को। अच्छा, जो सनलाइट से जो आता है भाई, अपन बोलते कि फुल विटामिन डी आ रहा है, कौन सी फॉर्म के अंदर आ रहा है वो? सनलाइट से कौन सी फॉर्म के अंदर आ रहा है? कैल्सी ट्रायोल की फॉर्म के अंदर मिलता है। कौन सी फॉर्म में मिलता है? कैल्सी ट्रायोल की फॉर्म में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, ठीक है, जिसको अपन बोल रहे हैं डायबिटीज मेलाइटस। क्या हो गया? कैल्शियम कहीं किडनी विडनी के अंदर चला गया क्या? नहीं गया। चलो तो नेक्स्ट वन हेडिंग डाल लो भाई, डायबिटीज मेलाइटस। DM, इस बीमारी के बारे में सुना होगा सभी ने, ठीक है। काफ़ी अच्छी बीमारी भी है, और लगभग मैं बोलूँगा ये बीमारी का दौर ऐसा है कि हाँ, एक घर छोड़कर दूसरे घर के अंदर एक पेशेंट मिल ही जाएगा, या एक घर नहीं तो 2 घर छोड़ने के बाद एक पेशेंट ज़रूर मिल जाता है, और एक घर छोड़कर एक घर हाइपरटेंशन का पेशेंट मिल जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी खासी बीमारी बन गई है। अब इसके बारे में जानकर रखते हैं अपन की क्या क्या जान सकते हैं भाई। कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। चलो ठीक है भाई, 2 प्रकार की कौन कौन सी? चलो इधर अपन लिखते रहते हैं, बताओ भाई। थोड़ी थोड़ी जानकारी पहले इधर लेते फिर बाद में स्टार्ट करेंगे उधर। तो आपने बोला कि 2 प्रकार की होती है, एक तो कौन सी होती है? अच्छा, टाइप 1 बोल रहे हो। चलो, एक टाइप फर्स्ट होती है और एक कौन सी होती है? टाइप सेकंड होती है। अभी जो आप बोलोगे वही मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। और टाइप फर्स्ट को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं, यही है। और ये कौन सी हो जाएगी? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है भाई। अभी लिखना नहीं है भाई, है ना, अभी समझना है कि मेन मुद्दा क्या है इसका। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे पहचाना होगा कि पेशेंट अपना डायबिटीज फर्स्ट से ग्रसित है या डायबिटीज सेकंड से ग्रसित है? भाई ग्लूकोज लेवल दोनों के अंदर बढ़ता है, ठीक है। ये तो जहाँ पे डायबिटीज नाम आ गया है मतलब ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा और यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। डायबिटीज मतलब होता है यूरिन की फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज हो जाना, और मेलाइटस मतलब हनी बोले तो मीठा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। लेकिन कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा कि इस वाले पेशेंट को फर्स्ट वाली समस्या है और इसको सेकंड वाली है? कोई स्पेसिफिक आपने देखे होंगे पेशेंट हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर या घर, ठीक है, कौन कौन से देखे आपने? एक पेशेंट ऐसा होता है जो गोलियां खाता रहता है, हाँ, ग्लूकोज टॉलरेंट, तो वो तो ग्लूकोज की जानकारी देता है अपन को, ठीक है। कुछ कुछ पेशेंट आपने ऐसे देखे होंगे जिनको डायबिटीज़ है लेकिन वो गोलियां खाते हैं, ठीक है। कुछ पेशेंट ऐसे जिनको डायबिटीज़ है वो इंसुलिन लगाते रहते हैं, ठीक है। दोनों प्रकार के देखे होंगे। तो कभी उनसे पूछ, उनसे क्या आपने कभी दिमाग लगाया कि गोली क्यों खा रहा है, ये इंसुलिन क्यों ले रहा है? ये और ये सेकंड वन, ये किस पर डिपेंडेंट है? टेबलेट पर डिपेंड।
चलो ठीक है भाई, छोड़ो इस बात को। नेक्स्ट वन, मेन मुद्दा अपना कि पहचानते कैसे पेशेंटों के कि ये फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाला है। मेन मुद्दा ये था, तुम दवाई गोलियों पे मत जाओ, भी इसको डिफरेंशिएट करो। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। एक टाइप और डील करेंगे अपन, जिसको जीडीएम बोलते हैं, गेस्टेशनल पीरियड के दौरान जो होती है, ठीक है। तो एक और डील करेंगे अपन, जीडीएम, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ओनली ये प्रेगनेंसी के दौरान ही देखने को मिलती है या गेस्टेशन के दौरान, ठीक है। तो इसका होने का क्या कारण है? प्रेगनेंसी के दौरान भाई अपन बोलते हैं कि जीडीएम होता है, गेस्टेशन डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है। क्या कारण है? बच्चे की वजह से, मदर की वजह से, हार्मोन्स की वजह से, ठीक है भाई। हार्मोन का तो पूरा चैप्टर ही है अपना, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन है ऐसा? बॉडी के अंदर इंसुलिन तो बेचारा हार्मोन है, बेचारा बोल सकते हैं इसको तो, ठीक है, इंसुलिन को तो, क्योंकि बॉडी के अंदर एकमात्र ही हार्मोन ऐसा है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। इसके बाद में बहुत सारे ऐसे हार्मोन अपन ने पढ़े जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहे। देखो कोर्टिको स्टेरॉइड्स के अंदर पढ़ा कि ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड 3 प्रकार के, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, कोर्टिकोस्टेरोन, तीनों क्या करते हैं? ग्लूकोज लेवल क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ग्लूकागोन हार्मोन था, वो भी क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था। तो 4-5 हार्मोन का काम होता है ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। एकमात्र सिंगल ऐसा हार्मोन है जो कि क्या करता है? कम करता है। तो ये तो एक बेचारा हार्मोन हो गया कि 4-5 के आगे यदि एक व्यक्ति को पटक दिया जाए तो अच्छे से उसकी धुलाई कर सकते हैं। तो सेम कंडीशन वही हुई, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार के। अब इनको पहचानने का तरीका सिंपल होता है कि भैया इनके अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है। अच्छा, मोटा व्यक्ति किस में होगा? एक डायबिटीज वाले देखे होंगे आपने बिल्कुल पतले से, और एक देखें बड़ी खाते पीते घरों से। मोटा इसमें होगा या मोटा इसमें होगा? टाइप फर्स्ट में क्या हो जाता है? आदमी मोटा हो जाता है, नहीं होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारी अपन इसमें लेंगे कि किसको इंसुलिन लगाना है, किसको इंसुलिन नहीं लगाना है, ठीक है। वो सारा सबको डील करेंगे। तो डायबिटीज वर्ड का मतलब यदि अपन देखें तो डायबिटीज मतलब होता है डबल या इंक्रीज फ्लो ऑफ यूरिन, इंक्रीज फ्लो ऑफ यूरिन, ठीक है। और मेलाइटस वर्ड लिया गया है हनी से, और हनी मीठा होता है। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि किसकी बात करें अपन? यहाँ पे शुगर की बात करें। और इसीलिए तो भाई डायबिटीज को अपन हिंदी लैंग्वेज के अंदर मधुमेह या शुगर की बीमारी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो, अब इन दोनों को यदि साथ में मिला दिया जाए तो यूरिन के साथ में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? शुगर आ रहा है। तो इसको क्या बोल दूं मैं? ग्लाइकोसूरिया। अरे क्या बोलूंगा? ग्लाइकोसूरिया देखने को मिलता है ऐसे पेशेंट में, ठीक है। अब इंसुलिन के फंक्शन क्या क्या लिखे थे अपन ने? इंसुलिन के फंक्शन, इंसुलिन के फंक्शन अपन पिछले पढ़ चुके कि ये क्या करता है? डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। हाँ ठीक है, वो इसी के अंदर आ जाएगा भाई, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। एक तो ये काम था इसका। दूसरा काम क्या था? ठीक है, वो भी था भाई, ग्लूकोज बन रहा है, मतलब ग्लाइकोजन बना रहा है, ग्लाइकोजन बन रहा है। तो ग्लाइकोजन बनते अपन बोल देंगे ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। दूसरा काम क्या था कि ग्लूकोज को सेल के अंदर क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है। ग्लूकोज को क्या करता है? इन सेल ट्रांसफर करेगा ये, ठीक है भाई। ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है किसके अंदर? सेल के अंदर। चलो मान लेते हैं कुछ समय के लिए। तीसरा क्या था? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मेटाबॉलिज्म कराता है किसका? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कुछ फैट का भी करवाता है ये, ठीक है, और कुछ अपन बोले प्रोटीन का भी करवाता है। तो ये 3 फंक्शन बिल्कुल याद रखो
कि इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, सेल के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसफ़र करना और मेटाबॉलिज्म करना कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का। ठीक है, अब सपोज ये यदि समझ में नहीं आया हो तो देखना इसको, ये ब्लड वेसल्स है अपनी, ठीक है, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह बहुत सारी सेल्स होती है और भी। तो अब जो ग्लूकोज बाहर की तरफ है ब्लड के साथ में बह रहा है, ठीक है, तो इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किसके अंदर ले जाएगा, ये सेल के अंदर, ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेल के अंदर, तो मैं बोलूँगा कि ये बाहर कमी हुई या नहीं हुई ग्लूकोज की, ठीक है, तो इसलिए अपन बोलते हैं कि ग्लूकोज को सेल में ट्रांसफर कराने के बाद में ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, तीसरा मेटाबॉलिज्म करवाएगा कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का। जहां तक बॉडी के अंदर इंसुलिन है वो कार्बोहाइड्रेट को भी पचाने में हेल्प करता है, फैट को भी और प्रोटीन को भी। ठीक है, अब मैंने बोला कि पेशेंट को हो गया डायबिटीज मेलाइटस। क्या हो गया, डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस होते एक को पढ़ेंगे अपन टाइप फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे, टाइप फर्स्ट वाला, टाइप फर्स्ट वाली होगी भाई। टाइप फर्स्ट के अंदर अपन बोलते कि टोटल डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी, इंसुलिन की, चाहे वो पेनक्रियाज की वजह से हुआ हो, चाहे वो किसी अदर कारण की वजह से हुआ हो, ठीक है, या बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो गया उसकी वजह से हुआ, ठीक है, लेकिन टोटल डेफिशिएंसी किसकी देखने को मिलती है, इंसुलिन की। अब बताइए मेरे को, क्या इंसुलिन की जैसे ही यहाँ पर कमी हुई, ठीक है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने की जगह अब क्या हो जाएगा, सॉरी घटने की जगह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लूकोज किसके अंदर नहीं जा पा रहा, सेल के अंदर, तो ये बाहर ही घूमता रहा, बाहर ही घूम रहा है, तो इसलिए अपन बोलते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा, नहीं होगा, फैट का मेटाबॉलिज्म होगा, नहीं होगा, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा, नहीं होगा। ठीक है, फिर भाई एनर्जी कैसे मिलेगी बॉडी को, मेन अपनी तो डाइट के अंदर ही लगभग 70 से 80% अपन तो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, या तो चपाती खाएंगे या फिर चावल वगैरह कुछ इस प्रकार का डाइट के अंदर। तो जब अपन ये चीज़ सबसे ज़्यादा ले रहे हैं और इसी का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तो शरीर के अंदर तो मैं बोल दूंगा कि एनर्जी की क्या हो गई है, क्या हो गई है, कमी हो गई है। अब एनर्जी की कमी हुई तो अब बॉडी एनर्जी लेना कहाँ से स्टार्ट करेगी, किससे, फैटी सेल से, मतलब कहाँ से लेना स्टार्ट करेगी, फैट से। ठीक है, जो एक्स्ट्रा, जो पहले से स्टोरेज जो फैट था, उस फैट को तोड़ना क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है। और फैट टूटता है तो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, क्या बनता है, कीटोन बॉडी बनते हैं। ठीक है, और कीटोन बॉडी है तो ये कौन से नेचर की होती है, एसिड नेचर की होती है। कौन से नेचर की होती है, एसिड नेचर की। एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है, किडनी के द्वारा इसको बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी अपन इस प्रकार के पेशेंट को देखेंगे टाइप फर्स्ट वाले को, तो वहाँ पर CHO का कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, तो वो अब मेटाबॉलिज्म किसका स्टार्ट कर देता है, फैट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देती है बॉडी की सेल्स। अब फैट का मेटाबॉलिज्म होते हैं कीटोन बॉडीज नजर आएंगे। अब ये कीटोन बॉडीज कहाँ पे नजर आते हैं अपन को, ब्लड के अंदर। कहाँ नजर आते हैं, ब्लड के अंदर। और ये एसिड है तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो अब मैं पहचान सकता हूँ कि भैया ये जो पेशेंट है टाइप फर्स्ट का है। ठीक है, इसका जब मैं ABG करवाऊंगा या ब्लड की रिपोर्ट करवाऊंगा तो इसके ब्लड के अंदर अपन को क्या नजर आएंगे, कीटोन बॉडीज नजर आएंगे। ठीक है, इसके ब्लड के अंदर कीटोन बॉडी नजर आ रहे हैं। और दूसरा मैं बोल दूंगा कि ABG करवाऊंगा तो क्या, मेटाबॉलिक एसिडोसिस नजर आएगा। ठीक है, तीसरा मैं बोल रहा हूँ कि फैट टूट रहा है तो वजन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वजन डिक्रीज। तो कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से अपन टाइप फर्स्ट को टाइप सेकंड से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस नजर आना, बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाना, ये एक टाइप फर्स्ट की निशानी है। ठीक है, वो 3P साइन अपन पढ़ते हैं, वो कॉमन साइन में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, कॉमन, कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया होना। ठीक है, तो ये कौन से साइन है, कॉमन साइन होते हैं। उनसे कोई पता नहीं लगेगा कि टाइप फर्स्ट हो रहा है या टाइप सेकंड हो रहा है। ठीक है, चलेगा भाई। ये तो बात हुई अपनी टाइप फर्स्ट के रिगार्डिंग। अब सेकंड को डील करते हैं अपन कि सेकंड के अंदर क्या होगा।
सेकंड के अंदर क्या होगा? अब सेकंड के अंदर होता क्या है कि भैया वहां पे मैंने बोला कि बॉडी के अंदर कंप्लीट डेफिशिएंसी किसकी हुई? इंसुलिन की, ठीक है। अब टाइप जो सेकंड अपन पढ़ते हैं डायबिटीज मेलाइटस का, जिसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं, ऐसा बोलते हैं अपन कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है। तो ये इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मैं बोलूँगा कि बॉडी के पेनक्रियाज के द्वारा प्रॉपर अमाउंट के अंदर किसका फॉर्मेशन किया जा रहा है? इंसुलिन का फॉर्मेशन किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके रिसेप्टर्स की क्या देखने को मिली? डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। या रिसेप्टर दूसरा कारण क्या हो सकता है? ऑटो इम्यून डिजीज के कारण रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या इंसुलिन रिसेप्टर से बिना जुड़े अपना फंक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ब्लड के अंदर इंसुलिन तो प्रेजेंट है, लेकिन इंसुलिन जो काम करता है वो काम नहीं कर पा रहा, या तो इंसुलिन के रिसेप्टर्स की क्या हो गई है? डेफिशिएंसी हो गई है, या रिसेप्टर्स क्या हो गए? ब्लॉकेज हो गए। बारे बात समझ में आई? अभी आप यहाँ पे पढ़ने आते हो, ठीक है, पढ़ के आते हो तो क्लास के अंदर बैठ के पढ़ते हो। अब किसी दिन आप पढ़ने आओ गेट रूम में, या गेट ही आपको खुला नहीं मिले, तो आप बाहर बैठकर क्या जितना यहाँ पे पढ़ रहे हो उतना पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी क्या पढ़ाई नहीं होगी। तो सेम कंडीशन वही है कि इंसुलिन तो है बॉडी के अंदर लेकिन काम नहीं कर रहा, ठीक है। पढ़ने तो आए हम लेकिन गेट ही खुला नहीं है, अब काम कैसे होगा? पढ़ाई काम कैसे होगा, ठीक है। तो सेम कंडीशन वही है। तो यहाँ पर क्या कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा? यहाँ पर सेकंड के अंदर? अरे होगा मेटाबॉलिज्म, क्यों नहीं? क्योंकि बॉडी के पास में क्या है? इंसुलिन है। तो इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म करवाएगा? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करवाएगा। जब सारी एनर्जी अपन को कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है तो क्या बॉडी की सेल्स फैट के पास में जाएगी? नहीं जाएगी। तो फैट का ब्रेकडाउन भी नहीं होगा। अब फैट का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो क्या कीटोन बॉडीज बनेंगे? नहीं बनेंगे। कीटोन बॉडीज नहीं बन रहे तो क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है? नहीं। तो इन दोनों की पहचान करने का एक ही है कि कीटोन बॉडीज किसके अंदर प्रेजेंट है और कीटोन बॉडीज किसके अंदर एब्सेंट है। तो टाइप फर्स्ट के अंदर ब्लड के अंदर कीटोन बॉडीज देखने को मिलती है और टाइप सेकंड के अंदर कीटोन बॉडीज नहीं देखने को मिलती। वजन के रिगार्डिंग इस पेशेंट का वजन न तो बढ़ सकता है ना ही घट सकता है। ज़्यादा खाएगा तो जरूर बढ़ सकता है बाद में, लेकिन अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि शुरुआती फेज के अंदर इसका वजन घट जाएगा। तो वेट के लॉस होने से संबंधित सेकंड का कोई वो नहीं है, बल्कि यहाँ पर बढ़ ही सकता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट पॉलीफेजिया ज़्यादा खाना क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि वेट बढ़ सकता है या वेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन वेट जो कम होगा वो टाइप फर्स्ट के अंदर होगा। अब कर सकते हैं अपन कि कौन सा पेशेंट फर्स्ट वाला है, कौन सा पेशेंट सेकंड वाला है, ठीक है, चलेगा। अब अपन डील करते हैं इसको शुरू से ही कि क्या मुद्दा क्या है। तो डायबिटीज़ मतलब इंक्रीज फ्लो ऑफ यूरिन, और साथ में क्या आ रहा है? शुगर। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? ग्लाइकोसूरिया। तो मैं बोल दूं कि डायबिटीज मेलाइटस इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है? अल्टर्ड हो जाता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच altered carbohydrate, protein and fat metabolism। फैट मेटाबॉलिज्म कि इन सब का मेटाबॉलिज्म होना क्या हो जाता है? अल्टर्ड हो जाता है, या एक नॉर्मल प्रकार से नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन कोजेस डील करें यदि इसके कि डायबिटीज मेलाइटस के कोजेस क्या होते हैं, बताइए। कोजेस किन कारणों की वजह से डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है भाई? जेनेटिक कोज, ठीक है।
तो यदि कोजेज की अपन बात करते हैं तो भैया एग्जैक्ट कोज तो अननोन है, एग्जैक्ट कोज इज अननोन, ठीक है। फिर किस लिए होता है या क्या क्या हो सकता है, तो फिर बचते हैं रिस्क फैक्टर। क्या बचते हैं? रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? अब जेनेटिक वगैरह तुम बोल रहे थे वो सारा रिस्क फैक्टर में आएगा। लाइफ स्टाइल चेंजेस, ठीक है भाई। ओबेसिटी, वेरी गुड। सबसे मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या होता है? ओबेसिटी होता है। तो यहां पर अपन लिखते हैं कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या होगा? ओबेसिटी होगा। ओबेसिटी सबसे ज़्यादा मोटे व्यक्तियों को होना या होने के चांसेस या आसार ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ओबेसिटी के अंदर या ओबेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए अपन BMI, हाँ, बॉडी मास इंडेक्स को अपन करते हैं कि भैया वेट कितना है, वेट कम है, वेट ज़्यादा है, सारा सब कुछ जानकारी वो देता है। नॉर्मल BMI कितना होता है? नॉर्मल BMI कितना होगा भाई? 18, ठीक है भाई। 18 से कहाँ तक मान सकते हैं? 20 या 25। तो ये यहाँ तक अपन इसको क्या मानते हैं? नॉर्मल मानते हैं भाई, कि एक स्वस्थ व्यक्ति का उसकी लंबाई के आधार पर उसका वेट होना चाहिए, और वो लंबाई के आधार पर वेट सही है तो वो उसकी BMI कितना आना चाहिए? 18 to 24.9 तक आना चाहिए, ठीक है। ओबेसिटी कब बोलते हैं? 30। ऑप्शन दे देते चल, है ना। चलो, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30 या मोर देन 35। ओबेसिटी कब बोला जाएगा? ए वाले हाथ खड़े करो, बी वाले हाथ खड़े कर दो। बी वाले कितने हैं भाई? ठीक है, जनसंख्या। सी वाले, ये यहाँ पर भी जनसंख्या देखने को मिल रही है। और डी वाले, एक है भाई, डी वाला एक है। और ये एक दो ने हाथे खड़े नहीं किए ऐसा लग रहा है मेरे को, बीच में बच रहे भाई। नन ऑफ दिस, चलो ठीक है, अगली बार नन ऑफ दिस का ऑप्शन भी रखा जाएगा, ठीक है। तो भाई ये तो एक नॉर्मल क्राइटेरिया हमारा है, ठीक है, इससे संबंधित तो होगा ही नहीं। तो 25 से ज़्यादा होना उसको ओवरवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरवेट बोला जाता है कि वजन ज़्यादा हो रहा है, भैया संभल जाओ, सुधर जाओ, ठीक है। वजन कम कर सकता है तो यही स्टेज है, यहाँ पर आप वेट को क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो, ठीक है। फिर अपन बोलेंगे कि मोर देन 30 हो गया तो उसको अब बोलेंगे ओबेसिटी। क्या बोलेंगे? ओबेसिटी। और ओबेसिटी की जो ये फर्स्ट स्टेज होती है, इसके 5 स्टेप्स अपन डील करते हैं। तो मोर देन 35 होना फर्स्ट स्टेज जो होती है इसकी। चलो अब आ जाओ इधर। तो सबसे मोस्ट कॉमन कोज क्या हो गया भाई, या मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या हो गया है? ओबेसिटी हो गया है। सेकंड वन क्या बोल सकते हैं अपन? जेनेटिक। जेनेटिक भी होता है भाई, ये फैमिली में किसी को है तो किसी अदर फैमिली मेंबर्स को भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। थर्ड वन किसको बोल सकते हैं? क्या पेनक्रियाज की बीटा सेल को डिस्ट्रक्शन होने से हो सकता है? पेनक्रियाज की बीटा सेल मर जाए तो उसकी वजह से डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। अपन बोला कि पेनक्रियाज के अंदर अल्फा, बीटा, डेल्टा इस प्रकार कुछ सेल थी। अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन बना रही थी, बीटा सेल इंसुलिन। तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है, चलेगा। तो अपन बोल सकते हैं, चलो एक मिनट, मेन मुद्दा तो लिखा ही नहीं अपन ने। डायबिटिक मेलाइटस इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच अल्टर्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। इसको पूरा करो। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ
डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। डेफिनेशन को एक बार क्लियर आउट कर लीजिए कि डायबिटीज मेलाइटस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसके अंदर अल्टरेटिव होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का मेटाबॉलिज्म, किसकी वजह से? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। चलो तो अपन बोलते हैं कि डेस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, डेस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन बोल सकते हैं कि पेनक्रियाटिक ट्रॉमा, पेनक्रियाटिक ट्रॉमा हो सकता है, और पेनक्रियाज को बाहर निकाल दे तो उसकी वजह से भी, तो पेनक्रियाज को बाहर निकालना या रिमूव करना, अरे सही बोलोगे, बोलो भाई, हाँ पेनक्रिएक्टोमी बोलेंगे, ऐसा कंफ्यूज मत हुआ करो। पेनक्रिएक्टोमी की वजह से, या मैं बोल दूं कि पेनक्रियाटाइटिस हो जाए, पेनक्रियाटाइटिस हो जाए तो इसकी वजह से भी हो सकता है भाई। तो ये कुछ कॉजेज है भाई जो कि मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो ओबेसिटी होता है। ओबेसिटी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है या नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है? मॉडिफाई, इसको अपन क्या कर सकते हैं? मॉडिफाइड कर सकते हैं। कोशिश करें तो मोटा आदमी पतला जरूर हो सकता है और पतला आदमी मोटा हो सकता है। कल अपनी सब बीएमआई निकाल के लाओगे, कल पता करेंगे भाई कौन कहाँ पर कौन सी स्टेज के अंदर जूझ रहा है मोटापे की, ठीक है। तो ये तो हुए इससे संबंधित कि कुछ रिस्क फैक्टर वगैरह हो गए। अब डील करते हैं इसके कुछ टाइप्स के रिगार्डिंग कि टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं डायबिटीज मेलाइटस के। तो नेक्स्ट वन हेडिंग रहेगा अपना टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। टाइप ऑफ, बातें हो रही है बेटा, पीछे बातें हो रही है, बातें क्यों हो रही है? समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है, चलो ठीक है। टाइप डील करते हैं अपन। तो टाइप फर्स्ट को, या एक होता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, या इसी को IDDM के नाम से जानते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। या इसी को ही एक और नाम टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, या इसी को ही जुवेनियल, जुवेनियल डायबिटीज मेलाइटस। जुवेनियल, जुवेनियल वर्ड मतलब जुवेनियल पढ़ा होगा ना, एज से रिलेटेड होता है। तो छोटी एज वाले या बड़ी एज वाले? छोटी एज वाले। आपने एक टॉपिक भी डील किया होगा नर्सिंग की दुनिया के अंदर, जुवेनियल डेलिंक्वेंसी, हाँ बाल अपराध जिसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये जुवेनियल वर्ड आते हैं मतलब समझ जाओ कि बच्चों से संबंधित हो रहे थे, एक छोटी एज से संबंधित बातें हो रही है, ठीक है। तो ये इसके कुछ नामकरण अपन ने कर दे कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलो, IDDM के नाम से बोलो, टाइप फर्स्ट के नाम से बोलो, या जुवेनियल डायबिटीज मेलाइटस के नाम से बोलिए, ठीक है। सबका मतलब एक ही है। चलो अब ये जो जुवेनियल अपन ने लिखा है, तो ये एज से संबंधित है, तो ये कौन से एज ग्रुप के अंदर होगी? लेस देन 30, 20 से लेकर 30 वाले, तो लेस देन 30 ईयर वाले एज ग्रुप के अंदर मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन सीन इन, मोस्ट कॉमन सीन इन लेस देन 30 ईयर ऑफ एज, 30 ईयर ऑफ एज, 30 साल से कम व्यक्तियों, कम उम्र के व्यक्तियों के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। और जो टाइप फर्स्ट होता है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस में क्या होगा
कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, कि इंसुलिन हार्मोन की कंप्लीट डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इसका एक मेन मुद्दा हो जाएगा कि 30 साल से छोटे व्यक्तियों के अंदर देखने को जो मिलती है टाइप फर्स्ट देखने को मिलती है, और टाइप फर्स्ट के अंदर कंप्लीट डेफिशिएंसी किसकी हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन की कंप्लीट डेफिशिएंसी हो जाती है। अब वो कारण कुछ भी रहा हो, या तो पेनक्रेटाइटिस रहा हो, या पेनक्रेक्टोमी रहा हो, या बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन रहा हो, ठीक है, उन सब की वजह से हो जाती है। चलो अब इनके स्पेसिफिक साइन सिम्टम, अपन ने क्या क्या लिखा था, वेट लॉस होना, कीटोन बॉडीज का प्रेजेंट होना, ठीक है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना, ठीक है। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं कि कीटोन बॉडीज प्रेजेंट रहने वाली है, ठीक है। अब कीटोन बॉडीज क्यों प्रेजेंट है, लिखने क्या हो सकता है क्या, हाँ, तो क्यों होती है, ड्यू टू मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कि फैट का मेटाबॉलिज्म होना स्टार्ट हो गया, उसकी वजह से अपन ने बोला कि कीटोन बॉडीज देखने को मिलती है। दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिक क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। और वेट क्या होगा, लॉस होगा, वेट लॉस देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स है। अब यहाँ पर जब कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती है तो फ्रूटी ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाती है, माउथ से किस प्रकार ऑर्डर आएगी, फ्रूटी ऑर्डर आएगी, और कुछ मोल रेस्पायरेशन भी देखने को मिलता है, क्या, कुछ मोल रेस्पायरेशन, ठीक है। तो यदि और भी अपन लिखना चाहे स्पेसिफिक यहाँ पर कीटोन बॉडीज की वजह से, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि ऐसे जो पेशेंट रहेंगे इनमें फ्रूटी ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम माउथ, स्मेल आएगी, जैसे कोई फल खा रखा हो और फलों के जैसे खुशबू आना या बदबू आना जो भी लगता है आपको, तो उस प्रकार का ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर कुछ मोल रेस्पायरेशन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। कुछ मोल रेस्पायरेशन मतलब ऐसा नहीं कि आदमी कुछ नजर आएगा, बिल्कुल हैप्पी वाला मूड, डीप एंड रैपिड ब्रीथिंग, या इसी को लेबर्ड ब्रीथिंग के नाम से जानते हैं। जैसे कुत्ता भाग के यदि आकर रुकता है तो वो किस प्रकार से सांस लेता है, तो सेम कंडीशन इंसान की हो जाती है ऐसे, ठीक है। तो इसका यदि मीनिंग लिखना चाहो तो लिख लेना कि डीप एंड रैपिड ब्रीथिंग, ठीक है। या इसी को लेबर्ड ब्रीथिंग के नाम से जानते हैं, लेबर्ड ब्रीथिंग के नाम से इसको जाना जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स है जो अपन को टाइप फर्स्ट के रिगार्डिंग देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अब चलते हैं टाइप सेकंड की तरफ। हो गया भाई सभी का, चलो अब सेकंड टाइप रहेगा अपना टाइप सेकंड। टाइप सेकंड बोल दो, या इसी को क्या बोल दूं मैं दूसरा नाम, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, या इसको शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, NIDDM के नाम से लिख सकता हूँ कि नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस बोला जाता है। और एक और नाम था एज के रिगार्डिंग, जैसे अपन ने टाइप फर्स्ट को क्या बोला, जुवेनियल डायबिटीज मेलाइटस, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे सेनियल डायबिटीज मेलाइटस, सेनियल डायबिटीज मेलाइटस, हाँ।
सेनियल, सीनियल, जो भी बोलना चाहते हो, एज से संबंधित होता है। ये वर्ड यूज होता है जो मोर देन ओल्ड एज के लिए यूज होता है। ये वर्ड किस लिए? ओल्ड एज। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर किसको होगी? मोर देन 40 वाले को। कितने को? मोर देन 40, 40 साल से जो ज़्यादा है उनको सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है इनका। तो मोस्ट कॉमन सीन इन मोर देन 40 ईयर्स एज। 40 साल से ज़्यादा उम्र के अंदर सेनियल डायबिटीज मेलाइटस या टाइप 2 या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलती है। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा? क्या इंसुलिन पूरी प्रकार से डेफिशिएंट देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, ओनली रिसेप्टर्स की डेफिशिएंसी हुई है या रिसेप्टर्स क्या हो गए? ब्लॉकेज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या होगा? एब्सोल्यूट, एक मिनट रुको, सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं अपन कि इंसुलिन इज प्रेजेंट इन बॉडी बट डेफिशिएंसी या मैं बोल सकता हूं कि ब्लॉकेज ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर। इंसुलिन रिसेप्टर्स। ठीक है, इंसुलिन तो प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, लेकिन इंसुलिन की बट डेफिशिएंसी या ब्लॉकेज हो गए इंसुलिन के रिसेप्टर। ठीक है, तो इनकी वजह से इंसुलिन अपना फंक्शन नहीं कर पाता है। तो ये डायबिटीज 2 के अंदर कुछ इस प्रकार की कंडीशन अपन को देखने को मिलने वाली है। ठीक है भाई, अब इसके कुछ स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स क्या होंगे? ठीक है भाई, वेट गेन। और क्या इसके अंदर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि इस क्लाइंट में कीटोन बॉडीज क्या देखने को मिलते हैं? एब्सेंट देखने को मिलते हैं। दूसरा, क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्रेजेंट होगा? एस कौन बोल रहा है? ये एसिडोसिस भी क्या नजर आएगा? एब्सेंट नजर आएगा। नो वेट गेन, नो वेट गेन, ना तो लॉस होगा ना ही वजन क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन वो कम एक्टिव है तो फिर बाद में बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि इंसुलिन प्रेजेंट है यहाँ पर, और इंसुलिन प्रेजेंट है तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर रूप से हो रहा है, इसलिए फैट का कोई ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा। जहाँ पर फैट का ब्रेकडाउन होगा वहीं पे कीटोन बॉडीज बनेगी, वहीं पर अपन बोलेंगे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, वहीं पर वजन कम होगा। कुछ मोल रेस्पिरेशन, फ्रूटी ब्रीथ, ये सारे के सारे आने वाले इसके अंदर। ठीक है भाई, तो ये हुई एक सेकंड डायबिटीज मेलाइटस। थर्ड वन प्रेगनेंसी के दौरान डील करते हैं अपन। ठीक है, तो थर्ड वन को क्या बोल सकते हैं अपन? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, या इसको जीडीएम, जीडीएम के नाम से भी इसको जानते हैं। चलो, अब ये कब होती है? ड्यूरिंग गेस्टेशन। गेस्टेशन बोल दो या प्रेगनेंसी बोल दो, कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है। कौन से ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? तो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ड्यूरिंग गेस्टेशनल या प्रेगनेंसी के दौरान किसकी वजह से होगी?
ड्यू टू प्लेसेंटल हार्मोन, ड्यू टू प्लेसेंटल हार्मोन। और प्लेसेंटा का हार्मोन कौन सा है? तो HPL। कौन सा होता है भाई? HPL। पूरा नाम बताइए, HPL का पूरा नाम क्या होता है? जल्दी से। ह्यूमन प्लेसेंटो या प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन के नाम से इसको जानते हैं, HPL। ठीक है, क्योंकि ये एक इंसुलिन का एंटागोनिस्ट होता है। क्या होता है? एंटागोनिस्ट हार्मोन होता है। और एंटागोनिस्ट जस्ट अपोजिट काम करता है। क्या करता है? अपोजिट काम। अपोजिट काम किसके करेगा? इंसुलिन के। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज लेवल को कम करना, लेकिन HPL का काम क्या होता है? ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देना। ठीक है, तो ये एक्ट लाइक इंसुलिन एंटागोनिस्ट। समझ में नहीं है एंटागोनिस्ट तो डायरेक्ट लिख लेना कि इंसुलिन हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। इंसुलिन हार्मोन के विपरीत कार्य करता है, और इसीलिए अपन बोलते हैं कि ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। ग्लूकोज लेवल को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा भाई। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इंसुलिन हार्मोन से उल्टा या विपरीत कार्य करता है भाई। चलो, अब ये मोस्ट कॉमन सीन इन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, GDM वाली मदर की स्क्रीनिंग कब करवा देनी चाहिए अपन को? GDM मदर की स्क्रीनिंग कब करवाएंगे? अरे कम्युनिटी प्रिया पढ़ा होगा ये तो जो मदर की स्क्रीनिंग करवानी है, स्क्रीनिंग कब करवाते हैं अपन? तो 24 टू 28 वीक के गेस्टेशन पे, वीक ऑफ गेस्टेशन पर अपन को क्या करवानी है? मदर की स्क्रीनिंग करवानी है। स्क्रीनिंग में पता लग जाएगा कि भैया हो रहा है या नहीं हो रहा, कौन गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी जानकारी ली अपन इससे संबंधित कि GDM बोला तो प्रेगनेंसी के दौरान होता है। कौन से हार्मोन की वजह से? तो प्लेसेंटा के हार्मोन की वजह से। नाम क्या हो जाएगा हार्मोन का? HPL। क्या हो जाएगा? HPL। तो ह्यूमन प्लेसेंटो लैक्टोजन का नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से हार्मोन बनाता है प्लेसेंटा? पप्पा, हाँ ठीक है, पप्पा। लिख लिया? बेटा गैस थोड़ी भरवानी है, LPG। चलो भाई, प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है? LPG लिख दो, HCG बोलते हैं, HCG। ये होता है, और एक HPL होता है। ठीक है, और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का भी सिक्रेशन करता रहता है। ठीक है, मेन है ये प्रकार के हार्मोन। इसका नाम पता लगी गया, ह्यूमन प्लेसेंटो लैक्टोजन। HCG का नाम क्या है? ह्यूमन
कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, इसका नाम बताओ जल्दी से, पप्पा का नाम बताओ। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, क्या बोलते हैं इसको, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए के नाम से जाना जाता है। तो ये भाई प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट हार्मोन होते हैं। ये तो उल्टा काम करता है, किससे, ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है। एचसीजी क्या काम करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। इसके बाद में, हाँ सही बोल रही है, 3 महीना मतलब क्या हो गया भैया कि 1 महीने में कितने वीक, 4 वीक, तो कितना हो गया 12 वीक। और 12 वीक के अंदर भैया अच्छे से मैच्योर हो जाता है प्लेसेंटा। तो उसके बाद जिम्मेदारी कौन लेता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने की प्लेसेंटा लेता है। ठीक है, अपन बोल रहे कि 12 वीक के अंदर फुल मैच्योरेशन हो जाता है किसका, प्लेसेंटा का। ठीक है, और ये सबसे पहले दिखाई देता है ब्लड के सॉरी यूरिन के अंदर आ जाता है। चलो अब इसको छोड़ो भाई, इधर आ जाओ वापस डायबिटीज़ पे। तो अपन ने 3 प्रकार के डायबिटीज़ डील किए, टाइप फर्स्ट हो गया, टाइप सेकंड हो गया, और एक गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो गई है। क्या और कारणों की वजह से भी हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। तो उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी बोला है तो किसी अदर डिजीज के वजह से हो रही है, तो इसलिए अपन इसको क्या बोला, सेकेंडरी बोला है। ठीक है, ड्यू टू डिजीज कंडीशन, डिजीज, और डिजीज कौन कौन सी हो सकती है, नहीं और बताओ। जैसे मैं बोल दूं कि डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, नेक्स्ट हो जाएगा कुशिंग डिजीज, कुशिंग डिजीज। तो इन सब डिजीज के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या बना रहता है, हाई बना रहता है। ठीक है, तो इनसे कारण हो सकता है भाई। कुशिंग डिजीज एड्रेनल ग्लैंड से संबंधित डिसऑर्डर है, जिसमें एसीटीएस नाम का हार्मोन या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे इसको बाद में, इसके कंप्लीट होने के बाद डील करेंगे इसको। ठीक है, और क्लाइनफेल्टर और डाउन सिंड्रोम एक प्रकार के क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम के अंदर कौन सा क्रोमोसोम होता है भाई, कौन सा होता है 21, और क्लाइनफेल्टर में, हाँ तो अपन बोलते हैं कि इसके अंदर 47 हो जाते हैं क्रोमोसोम, और इसके अंदर XXY, मतलब एक X क्रोमोसोम्स की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है इसके अंदर, तो इसको अपन बोलते हैं। और ये काई के एग्जाम्पल है दोनों को, दोनों मोनोसोमी या ट्राइसोमी के, तो किसके, ट्राइसोमी के एग्जाम्पल है भाई। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज 2 प्रकार की होती है, एक मोनोसोमी होती है, दूसरी ट्राइसोमी होती है। ठीक है, चलो किधर इधर ही आ जाते। तो ये इन डिजीज की वजह से हो सकता है भाई। तो अब टोटल कितने टाइप्स की होगी डायबिटीज भाई, 4 टाइप्स की होगी। ठीक है, 4 टाइप्स में पहला कौन सा है, टाइप फर्स्ट है, सेकंड कौन सा है, टाइप सेकंड है, फिर गेस्टेशनल है, और सेकंड। टाइप फर्स्ट के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है भाई, और कंप्लीट डेफिशिएंसी क्या की देखने को मिल रही है, इंसुलिन की। क्या इसके अंदर कीटोन बॉडीज होते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, क्या वजन घटेगा, घट रहा है मतलब वजन लॉस हो रहा है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा। चलो भाई सेकंड के अंदर डील करते हैं कि सेकंड क्या है, कीटोन बॉडीज एब्सेंट है, मेटाबॉलिक, ठीक है, ओस्मोल रेस्पिरेशन और सब नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्या सेकंड के अंदर इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बन रहा है,
ठीक है भाई। तो डेफिशिएंसी किसकी वजह से हुई है? रिसेप्टर्स की डेफिशिएंसी हुई है, या रिसेप्टर्स क्या हो गए? ब्लॉकेज हो गए ड्यू टू ऑटो इम्यून डिजीज के कारण, ठीक है, तो उसकी वजह से। सेकेंडरी किसकी वजह से हो रही है? सॉरी नहीं, जीडीएम, हाँ हाँ, जीडीएम किसकी वजह से हो रही है? एचपीएल की वजह से। प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा जो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है उसको एचपीएल बोलते हैं, और एचपीएल इंसुलिन से जस्ट विपरीत कार्य करता है, कि इंसुलिन कम करने का काम करता है जबकि एचपीएल बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। स्क्रीनिंग कब करवाओगे मदर की? हाँ, 24 से लेकर 28 वीक पर स्क्रीन करवाएंगे। कब होने के ज़्यादा आसार रहते हैं? सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा चांसेस रहते हैं। चलो अब अपन डील करते हैं डायबिटीज मेलाइटस के कॉमन सिम्टम्स, ठीक है। तो कॉमन सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। कॉमन सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, अभी सबको पता है भाई, कॉमन सिम्टम अपन को 3P के नाम से डील करते हैं इनको, 3P के नाम से। तो सिंगल पी, सेकेंड पी एंड थर्ड पी। तो क्या हो जाएगा? पोली यूरिया देखने को मिलता है, नेक्स्ट वन पोलीडिप्सिया देखने को मिलेगा, और पोलीफेजिया देखने को मिलता है। पोलीफेजिया, पोलीफेजिया। अगर मैं एक ये टर्म लिख देता हूं कि पोलीफेजिया, मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग बताइए। इसका क्या मीनिंग है? पोली यूरिया, ज़्यादा यूरिन आना, ज़्यादा पानी पीना और ज़्यादा खाना खाना, इंक्रीज, बहुत ज़्यादा खाना खाता है उसको अपन क्या वो पोलीफेजिया के नाम से जानते हैं। फिर एक ऐसा भी लिख दिया मैंने पोलीफेजिया, इसका मीनिंग क्या होगा? इसके अंदर ओनली चेंजेस इतना किया है, और यहाँ पे मैंने लिखा था जी, लिखा था डिफिकल्टी इन स्पीच, दिस वन, ठीक है। एक वर्ड का डिफरेंस रहता है, तो जब भी ऐसे वर्ड आए तो एक बार अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो बोलने में असमर्थता या बोलने में कठिनाई होना, उसको अपन क्या बोलते हैं? पोलीफेजिया ही बोलते हैं। लेकिन एक प्रोनाउंसिएशन का डिफ्रेंसिएशन होता है कि यहाँ पर अपन जी स्टैंड यूज करते हैं, वहाँ पर एस स्टैंड यूज करते हैं, ठीक है, चलेगा। तो अपन ने बोला कि पहला जो सिम्टम सामने है अपने पास में, तो 3P साइन सिम्टम नजर आया अपन को, 3P साइन सिम्टम, जिसको पोली यूरिया, पोलीडिप्सिया और पोलीफेजिया के नाम से जान रहे, ठीक है। चलो और क्या हो सकता है? इनके अलावा क्या हो सकता है? डायबिटीज वाला पेशेंट देखा कभी? नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा भाई? सभी ने देखा है? कभी ट्रीटमेंट करने के लिए गए? हाँ, तो क्या हाथ पैर वगैरह के अंदर स्वेल वगैरह रहता है? कैसे पेशेंटों के अंदर स्वेलिंग होता है? कभी कभार इनके यदि गलती से चोट वगैरह लग जाए तो? हाँ, मतलब पेशेंट तो देखा है तुम लोगों ने, फिर सिम्टम्स क्यों नहीं आ रहे? बिल्कुल, जब भी चोट लग जाएगी तो हीलिंग, ठीक है। हाँ, तो यही पूछ रहा हूँ कि सिम्टम बताओ। तुमको याद दिलाना पड़ता है कि पेशेंट होता है, ऐसे पैर होते हैं उसके, चोट लग जाए वो भी याद दिलानी पड़ती है तुमको, ठीक है। दिखने में कोई समस्या रहती है किसी पेशेंटों को? विजन वगैरह समझ, देखो सिम्टम तो ऐसे निकल के सामने आ रहे हैं, और ऐसे पूछते तो आते नहीं है। तो ऐसे पेशेंट में क्या नज़र आता है? ब्लर विजन भी आता है, ठीक है। ये घाव वगैरह क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि अपन बोल रहे हैं कि हाँ, कंसंट्रेशन की वजह से पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो इसकी वजह से घाव वगैरह नहीं बढ़ते, और बॉडी के अंदर ग्लूकोज वगैरह भरपूर मात्रा में
तो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट की इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है। चलो तो 1 बाय 1 अपन लिखते हैं कि यहाँ पर एनोरेक्सिया होगा, क्या होगा यहाँ पे, हाँ नहीं लगेगी भूख, फिर खा क्यों रहा है ये, इधर तो देखो ये खा क्यों रहा है, इसकी भूख ज्यादा लगती है इसको। ठीक है, इसलिए अपन लिखा कि पॉलीफेजिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वन अपन लिख सकते हैं कि ऐसे पेशेंट के अंदर अपन को ब्लर विजन की समस्या भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ऐसे पेशेंट में अपन बोलेंगे कि डिले वुंड हीलिंग भी देखने को मिलती है, इसका डिक्रीज पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन, पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन भी कम होता है इसका। ठीक है, और वही नोजिया से संबंधित कुछ हो सकता है। अच्छा, वजन से संबंधित लिख सकते हैं अपन कि वजन कम होगा ज़्यादा होगा। चलो वजन का नहीं, ए टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड में अपन लिख लिया, चलते हैं। तो वुंड हो गया, ब्लर विजन और डिले वुंड हीलिंग हो गई। हाँ, इसकी स्किन किस प्रकार की नज़र आती है, मॉइस्ट स्किन नज़र आती है, सॉरी ड्राई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ड्राई होगा। कौन सी स्किन नज़र आती है, ड्राई स्किन नज़र आती है इसमें। ठीक है, और ड्राई स्किन नज़र आ रही है तो यहाँ पर मतलब बोल देंगे कि वाटर का लेवल कम है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस नज़र आएंगे, या डिहाइड्रेशन रहेगा पेशेंट के अंदर। क्या रहेगा, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन क्यों हुआ वो पता लग गया अपन को। ठीक है, क्योंकि पॉलीयूरिया हो रहा है, उसकी वजह से वाटर का लॉस हो रहा है बाय द यूरिन के द्वारा, और पेशेंट को हो जाएगा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अच्छा, स्किन की इंटीग्रिटी, कुछ सिम्टम्स कल परसों में लिखे थे अपने डिहाइड्रेशन, कौन कौन से थे, तो ड्राई लिप्स बोल दो, या ड्राई ओरल म्यूकोसा, चलो संकीन आइज, हाँ इन चाइल्ड के अंदर संकीन फोंटानेल देखने को मिल सकता है। और डिक्रीज स्किन इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और बच्चों के अंदर संकीन फोंटानेल्स वगैरह देखने को मिल सकता है अपन को। ठीक है, चलेगा, तो ये सारा सब कुछ यहाँ पर अपन को देखने को मिलेगा। एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हुए कुछ इनके कॉमन सिम्टम जो कि हर प्रकार की डायबिटीज मेलाइटिस से संबंधित देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, चलो एक पेशेंट है जिसका ब्लड ग्लूकोज लेवल वही लगभग 400 mg/dl आ रहा है। ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर है, मतलब हॉस्पिटल के अंदर आया। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा उसको, ये सबसे पहले किन चीज़ का इलाज करोगे। ब्लड ग्लूकोज लेवल लगभग इसका कितना नज़र आ रहा है अपन को, 400 या 400 से भी ज़्यादा है भाई, mg/dl। और इस पेशेंट का आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले किसको रखा जाएगा, क्या इसको इंसुलिन दे, या इसको अपन जो एंटी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं वो अपन दे सकते हैं टैबलेट के फॉर्म के अंदर, या फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को असेस करो। इलेक्ट्रोलाइट को क्या करना है, असेस करना है, या अपन को आईवी फ्लूइड देना है, या आईवी फ्लूइड देना है। बताओ, तीन ऑप्शन है आपके पास में। फर्स्ट तो क्या देना है, आईवी फ्लूइड देना है। ठीक है, फिर सेकंड, ठीक है, सबसे पहले आते ही असेसमेंट। नर्सिंग केयर प्लान देखा है ना, पहली स्टेज ही कौन सी होती है,
असेसमेंट होता है। सबसे पहले असेस करो भैया, जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी असेस करो। असेस करने के तौर तरीके, एक सब्जेक्टिव होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव में पेशेंट और ऑब्जेक्टिव में अपन खुद ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, चलो इसको छोड़ते हैं यहीं पे। चलो, तो अपने बोल रहा है कि एक पेशेंट है जिसका ब्लड ग्लूकोज लेवल लगभग 400 या 400 mg पर DL से भी क्या है ज़्यादा आ रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर आए, तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के रिगार्डिंग फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी क्या बनती है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को असेस करो। सेकंड वन, फिर उसको क्या लगाना है, IV फ्लूइड लगाना है। फिर जो नीड है उसको, टाइप फर्स्ट है तो क्या दो, इंसुलिन, टाइप सेकंड है तो जो भी टैबलेट वगैरह प्रोवाइड करनी है वो अपन दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन टैबलेट के रिगार्डिंग ध्यान रखना है कि भैया कॉन्शियस है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस वाली कंडीशन है तो फिर माउथ से कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, तो ये एक थर्ड प्रायोरिटी हो जाएगी यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्लूइड स्टेटस को चेक करके और फ्लूइड को लगाना होता है किसी भी प्रकार का डायबिटीज़ वाला पेशेंट आ जाए। ठीक है, अब डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर कौन सा फ्लूइड देना पसंद करोगे, NS या RL, कौन सा देना पसंद करोगे? ग्लूकोज किस में होता है दोनों में से, किस में होता है, RL में, और हाँ, तो जब भी कोई भी इमरजेंसी केसेस वगैरह आते हैं तो सबसे पहले अपन यही चढ़ाते हैं उसको। ठीक है, हो सकता है कि एक्सीडेंटल केस हो, हॉस्पिटल फैसिलिटी के अंदर आ गया और अपन को पता ही नहीं कि डायबिटीज़ है या नहीं है। ठीक है, ग्लूकोज तो बढ़ाता है लेकिन बहुत ही कम बढ़ाता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को फ्लूइड एंड चॉइस बिना जांचे पढ़ के फ्लूइड एंड चॉइस क्या मानते हैं अपन, NS मानते हैं। इमरजेंसी कोई भी केसेस आता है तो देन फिर जांचने परखने के बाद जो उसको रिक्वायरमेंट होती है वो देते हैं। RL आपको अपन बर्न का मानते हैं भाई, बर्न का फ्लूइड ऑफ चॉइस को माना जाता है RL को। चलो अब आ जाओ वापस, ये सारे सिम्टम्स अपन ने डील किए। अब कुछ डायग्नोसिस करते भाई कि पता कैसे लगा सकते हैं भाई। हाँ, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। डायग्नोसिस कि डायबिटीज मेलाइटस हो गया है तो अपन किस प्रकार के तौर तरीके अपना सकते हैं कि इसको फाइंड आउट कर दे कोई डायबिटीज हो गया, GTT और बोलो बोलो जल्दी बोलो, HbA1c टेस्ट करते हैं। बिल्कुल, डायबिटीज़ का कंफर्मेटरी टेस्ट यदि आपसे पूछा जाए तो HbA1c होता है। ठीक है, और जितने भी अपन करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्क्रीनिंग होते हैं। जैसे अपन सिंपल बाय द ग्लूकोमीटर से भी चेक करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज लेवल, तो वो एक स्ट्रिप वाला हो सकता है। दूसरा OGTT कर सकते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर सकते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूरिन से करना है अपन को कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट कितना आ रहा है, तो वो टेस्ट अपन कर सकते हैं। डिप टेस्ट होता है, ये भी यूरिन से संबंधित होता है, तो ये भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के डायग्नोसिस से रिगार्डिंग कुछ इवेल्युएशन अपन को करना है। तो पहला एक सबसे सिंपल, जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करो। और मॉनिटर करने का पहला तौर तरीका हो जाएगा ग्लूकोमीटर। सबसे सिंपल वे में, इजी वे में ग्लूकोमीटर। कोई क्लाइंट आ रहा है तो ग्लूकोज का लेवल अपन देखते हैं किसके द्वारा, ग्लूकोमीटर के द्वारा। ठीक है, अब थोड़ी सी हिस्ट्री भी ले लेना चाहिए क्लाइंट के अपन को कि खाना खा के आया है या भूखे पेट आया है, ये जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ग्लूकोमीटर से संबंधित अपन दो प्रकार की रीडिंग को रीड कर सकते हैं, एक तो फास्टिंग वाली और एक कौन से होते हैं, पोस्ट प्रांडियल वाली। चलो सबसे पहले डील करते हैं अपन फास्टिंग वाली को, कि फास्टिंग मतलब भूखा पेट है। ठीक है, फास्टिंग इसको बोलते हैं भूखे पेट को, या RBS, हाँ, या इसी को RBS रैंडम ब्लड शुगर लेवल जो भी अपन करते हैं वो ये होता है। तो फास्टिंग में यदि अपन लेते हैं तो नॉर्मल क्राइटेरिया कितना आना चाहिए, 110, 70 से लेकर 110 mg पर DL, ये एक नॉर्मल आना चाहिए भाई। ठीक है, तो इतना आया तो सही है। अब कितने से ज़्यादा आई तब इसको डायबिटीज़ के प्रति सस्पेक्टेड मानेंगे, कितने से
140, चलो देखते हैं अभी। तो अपन ने बोला कि इतना इतना। अब ये यदि रीडिंग इफ ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 125, कितना 125 आ रहा है, तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि इसको क्या हो चुका है, इंडिकेट किसको करता है, ये इंडिकेट डायबिटीज मेलाइटस। कितने ज़्यादा आना, 125 से ज़्यादा आना। और ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है मात्र। कौन सा है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, कंफर्म नहीं करेगा भाई कि हाँ हो सकता है, इस प्रकार की जानकारी दे सकता है। ठीक है, तो 70 से लेकर 110 के बीच में आना एक नॉर्मल क्राइटेरिया है। और यदि ये 125 वाली रीडिंग को ज़्यादा क्रॉस कर जाए तो फिर भैया उसको अपन सस्पेक्टेड मान सकते हैं, किसके प्रति, डायबिटीज़ मेलाइटिस के प्रति। चलो ये फास्टिंग हुई। सेकेंड वन डील करते हैं पोस्ट प्रांडियल। पोस्ट प्रांडियल मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद। कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद। ठीक है, तो पोस्ट प्रांडियल जो रीडिंग होती है इसको असेस आफ्टर 2 आवर ऑफ मील। ऐसा नहीं कि पेशेंट को जल्दी से खाना खिलाया, एक तो पहले ले ली, जाते ही ले ली, एक तो अपन ने रीडिंग हाथों हाथ से लिखा कि 70 से, तो नहीं भी लेते तब भी अपन हॉस्पिटल में क्या करते हैं भाई, सीट को भर के आ जाते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ऐसा मजाक डायबिटीज़ वाले के साथ बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो अपन ने खाना खाने के 2 घंटे बाद में इसको क्या करना है, चेक करना है, तो इसको पोस्ट प्रांडियल बोलते हैं। अब नॉर्मल कितना आना चाहिए पोस्ट प्रांडियल भाई, कितने तक आना चाहिए, हाँ 140 तक आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अपन उसको नॉर्मल मानेंगे। ठीक है, तो इसकी रीडिंग जो होती है 1 < 140 आनी चाहिए mg/dl। कितने से कम आना चाहिए, 140 से कम आ रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो इसको नॉर्मल बोला जाएगा कि भैया सामान्य अवस्था में अपने जैसा ही है पेशेंट। ठीक है, अब लेकिन कितने से ज़्यादा आ जाए, 160, और बताओ, मोर देन 120, बेटा 140 नहीं, 180 आसपास का अच्छा क्वेश्चन आया है, और 200 भी आया है। तो मोर देन 200 बोलते हैं अपन, मोर देन 180 बोलते हैं। तो यदि रीडिंग अपन को मोर देन 180 आ जाती है, इफ ग्लूकोज मोर देन 180 mg/dl हो जाता है, तो ये इंडिकेट करेगा भाई किसको, डायबिटीज़ को इंडिकेट करता है। ये किसको, डायबिटीज़ मेलाइटस को। याद रखना है, हॉस्पिटल के अंदर इस प्रकार के केसेस काफ़ी सारे मिलते हैं, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि कितना कितना आ रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, अच्छा, डायबिटिक वाले पेशेंट के अंदर अपन को ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना रहता है। ठीक है, तो लगभग कितने mg/dl तक का टारगेट सेट करना चाहिए कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़े, टारगेट कितना सेट करना चाहिए कि डायबिटिक वाले पेशेंट में इतने से ज़्यादा ग्लूकोज लेवल नहीं जाना चाहिए, 200, और बताओ। तो टारगेट सेट होना चाहिए कि 180 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल लंबे समय से 180 के ऊपर चल रहा है, ठीक है, तो फिर ये किडनियों के लिए घातक हो सकता है। इसलिए घातक हो सकता है किडनियों के लिए, मतलब ये किडनी या रीनल फेल्योर करवा देगा। ठीक है, तो अपना एक टारगेट सेट होना चाहिए कि डायबिटिक वाले पेशेंट का ग्लूकोज लेवल मोर देन 180 नहीं जाना चाहिए। इफ मोर देन 180 जा रहा है तो इज कॉल्ड रीनल थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो इस रीडिंग को अपन किस नाम से जान सकते हैं, रीनल थ्रेशोल्ड के नाम से जानते हैं इसको। रीनल थ्रेशोल्ड, TH। रीनल थ्रेशोल्ड।
ठीक है, मतलब अब ये ग्लूकोज लेवल किडनियों के लिए हानिकारक है। अब ऐसा नहीं है कि भैया ये 5-6 महीने में या साल भर के अंदर किडनियों को बिल्कुल निपटा देगा, तो ऐसा नहीं है। तो लगभग पेशेंट को लगभग 4 से 5 साल हो जाता है और वो इतने से मेंटेन नहीं रख पा रहा है, 180 के ऊपर ही चल रहा है। जब भी चेक करो भाई, खाया 180 के ऊपर, खाने के बाद चेक किया और ऊपर, ठीक है, तो कंटिन्यू इतना बढ़ा हुआ है। तो 5-6 साल लग जाते हैं, लगभग 4 to लेकर 5 ईयर लग जाते हैं और उसके बाद में किडनी अपना जवाब दे देती, ठीक है, मतलब रीनल फेलियर हो जाएगा। अब रीनल फेलियर हो गया, फिर पेशेंट को शिफ्ट करते हैं अपन डायलिसिस के ऊपर। किसके ऊपर शिफ्ट करते हैं? डायलिसिस को। या तो वीकली कराओ या वीक में 2 बार कराओ, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो अब डायलिसिस के ऊपर पेशेंट लगभग 1 से 2 साल, ये ज़रा ज़रा 1 से 2 साल काफ़ी है, इतना ही सफ़र कर पाएगा। फिर टाटा बाय बाय, फिर ऊपर है, फिर ठीक है, नीचे नहीं आएगा। किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वापस जी सकता है। लेकिन भैया डायबिटीज हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन कौन करवाएगा? ठीक है, सर इन द केस ऑफ इमरजेंसी जैसे जो डायलिसिस होता है वो टेम्परेरी बेसिस पे भी होता है ना, जैसे कि मतलब 20 पे है पेशेंट और उसका ग्लूकोज लेवल इतना आया था एमआई या कुछ की वजह, कुछ एमआई हुआ, देन उसके बाद हाँ 20 पे है, तो मतलब टेम्परेरी डायलिसिस करते हैं ना इसके लिए? बिल्कुल करते हैं, तो डायलिसिस करते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट 20 पे हो, कुछ पे भी हो, यदि बॉडी के अंदर, 20 मतलब उसके बाद फिर डायलिसिस नहीं होता? हाँ, मतलब सिर्फ उतने ही टाइम में यदि रिकवर हो जाता है तो फिर डायलिसिस नहीं करते, मतलब परमानेंट डायलिसिस नहीं होता? बिल्कुल, अगर जिस व्यक्ति की किडनियां निमट चुकी हैं तो उसके अंदर तो कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे वीकली कराओ या वीक के अंदर 2 बार कराओ। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट कितने बड़े हुए, ठीक है, क्योंकि किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करना। अब किडनी खराब होगी तो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकल पा रहे और निकालने का फिर एक ही प्रोसेस बचता है कि आर्टिफिशियल किडनी की तरह जो काम करे डायलिसिस मशीन, उससे होकर गुजारना पड़ेगा ब्लड को, तब जाकर वो ब्लड को फिल्टर करेगी और वापस से री इंसर्ट होता रहता है, ठीक है। तो वो कंडीशन हो जाती है भाई। तो ये पता लग गया कि लेस देन 140 आना एक अच्छी बात है, अब मोर देन 180 आना डायबिटिक को इंडिकेट करेगा। तो ये तो हुआ एक सिंपल टेस्ट जिसको अपन ने बाय द ग्लूकोमीटर किया, ठीक है। सेकंड जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं OGTT के नाम से जानते हैं, ठीक है। कहीं बुक के अंदर आपको GTT भी लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, बात वही है। मतलब क्या हो जाएगा? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है, OGTT। क्या करते भाई, किसने करवाया है क्या? ये किसी पेशेंट का होते हुए देखा है? नहीं देखा? आप बिल्कुल प्रेगनेंसी में करवाया जाता है। तो कैसे, क्या प्रोसेस रहता है इसका? हाँ, शुगर देते हैं, 2 घंटे बाद चेक करना है। चलो, तो OGTT का वही है कि शुगर खिलाते हैं या कुछ मीठा या कुछ कार्बोहाइड्रेट अपन देते हैं। लगभग 75 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर OGTT के रिगार्डिंग अपन ने बोला कि पेशेंट को हॉस्पिटल केयर फैसिलिटी के अंदर आएगा, आने के बाद सबसे पहले तो उसको कार्बोहाइड्रेट के ऊपर रखते हैं भाई, जितना खा सकता है भाई कार्बोहाइड्रेट वगैरह, लगभग 1 से लेकर 2 दिन तक एडवाइस कर दिया जाता है कि आपको जिस प्रकार से आप नॉर्मल डाइट रखते हो उसी प्रकार से नॉर्मल डाइट आपकी चलनी चाहिए, ठीक है। फिर 2-3 दिन बाद उसको बुलाया जाता है वही फास्टिंग वाले पीरियड के अंदर, ठीक है। तो फास्टिंग वाले पीरियड के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करो। फिर उसके बाद में अपन बोलेंगे कि कुछ मीठा खिलाता है, तो मीठा में लगभग अपन 75 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट युक्त डाइट उसको प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके 2 घंटे बाद अपन चेक करते हैं, तो वापस से ब्लड ग्लूकोज लेवल को मैच करो कि कितना बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा, ठीक है। वही है सेम एक प्रकार का जो अपन कर रहे हैं कि ग्लूकोज अभी ग्लूकोमीटर से किया है, सेम उसी प्रकार से टेस्ट है, ठीक है। ओनली यहाँ पर अपन क्या, टू प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट डाइट,
टू प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉर 3 days, फॉर 3 days। एक नॉर्मल डाइट जो खाता रहता है उसको कि भैया सामान्य रूप से जितना पहले खाता था उसी प्रकार से खा, ठीक है। फिर इसको अपन को क्या हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर बुलाना है, फिर आपको फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज चेक करना है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 3 दिन बाद में, ठीक है। तो फास्टिंग लेते हैं तो वो नॉर्मल अपन को पता लग ही गया कितना आता है, 70 से लेकर 110 mg/dl तक आता है। यदि ये मोर देन, वापस से वही कंडीशन है, मोर देन 125 आ रहा है mg/dl, मोर देन 125 mg/dl आ रहा है तो भी समस्या हो सकती है। तो मोर देन 125 आ रहा है तो ये इंडिकेट करेगा किसको, डायबिटीज मेलाइटस को, ठीक है। चलो अब इतना करने के बाद में अब इसको अपन ने क्या किया, 75 से लेकर 100 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट डाइट पे रखा इसको, ठीक है। फिर इसके 2 आवर बाद, आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर, 2 आवर बाद में, तो 2 आवर बाद में जब इसको चेक करते हैं तो वही नॉर्मल आना चाहिए कि लेस देन कितना आना चाहिए, 140 आना चाहिए, ठीक है। लेस देन 140 आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मोर देन वही 180 या 200 चला गया तो ये सस्पेक्टेड हो जाएगा, इसके प्रति डायबिटीज़ के प्रति सस्पेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं बोलूँ कि मोर देन 180 mg/dl तक आ रहा है तो ये इंडिकेट करेगा डायबिटीज़ मेलाइटस को, ठीक है। बस एक चीज़ इतनी सी याद रखनी है, ग्लूकोज टेस्ट वही है लेकिन इसके अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये बनता है कि कितने ग्राम तक के कार्बोहाइड्रेट अपन इस टेस्ट के दौरान पेशेंट को खिलाते हैं। तो लगभग 75 से लेकर 100 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट डाइट अपन को देनी पड़ती है, ठीक है। और कितने समय बाद में चेक करते हैं, तो हमेशा खाना खाने के कितने समय बाद चेक करना चाहिए, 2 घंटे का मिनिमम गैप होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार का टेस्ट अपन कर सकते हैं जिसको OGTT के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। चलेगा भाई, नेक्स्ट वन टेस्ट डील करते हैं जिसको बोलते हैं HbA1c के नाम से जानते हैं। HbA1c ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन इसको बोला जाता है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन 1a इसको बोला जाता है, या ये भी नहीं है तो ये इतना, ठीक है, ये होता है भाई। अब यही एक ऐसा टेस्ट है जो कि कन्फर्मेटरी जानकारी देने वाला है, ठीक है। तो पूछा जाए कि डायबिटीज का कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है, तो यही होता है कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ध्यान रखना भाई, तो पूछा जाए कि कन्फर्मेटरी कौन सा है तो नाम किसका आना चाहिए, HbA1c का नाम आना चाहिए, ठीक है। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन इसको बोला जाता है। अब इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, नॉर्मल HbA1c का नॉर्मल लेवल कितना होगा, तो लगभग ये 4 से लेकर 6% तक आता है। क्या होता है, 4 से लेकर 6% तक आना चाहिए, तो ये इसका नॉर्मल लेवल है। इफ़ HbA1c मोर देन 6.5%, तो ये हो जाएगा कंफर्म फॉर डायबिटीज मेलाइटस, कंफर्म फॉर डायबिटीज मेलाइटस। चलो अब वहाँ पे मैंने बोला था
कि ब्लड ग्लूकोज लेवल यदि डायबिटीज़ मेलिटस हो गया है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कितने से कम मेंटेन करना चाहिए अपन को, 180 से, कि टारगेट क्या होना चाहिए 180 या इससे कम कम होना चाहिए एक डायबिटिक पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो ये किडनियों के लिए खतरनाक नहीं होगा। अब ये पूछ ले जाए कि HbA1c को लेवल को आप कितना मेंटेन रखोगे या आपका टारगेट क्या रहेगा डायबिटिक पेशेंट के अंदर। लिख देता हूं मैं, इन डायबिटिक पेशेंट HbA1c मेंटेन तो लेस देन 6.5%, ठीक है, मेंटेन करो, या HbA1c का एक टारगेट सेट करना है आपको। तो टारगेट इस पेशेंट में अंदर कितना रखना पड़ेगा आपको कि कितने से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, ये 6.5 से ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए, तो ये टारगेट होना चाहिए आपको। ठीक है, कितने टेस्ट हो गए अब तक, बेनेडिक्ट टेस्ट, हाँ, पहला कौन सा पढ़ा था, ग्लूकोमीटर से चेक करना है। सेकंड में कौन सा है, OGTT, कुछ खाना वाना खिला के चेक करना है जिसके अंदर 100 ग्राम तो कार्बोहाइड्रेट अपन दे सकते हैं। नेक्स्ट वन कौन सा है, HbA1c, तो इसका नॉर्मल रेंज आपको पता होना चाहिए। हाँ, इसके अंदर एक और पॉइंट कि ये कितने समय तक की जानकारी देता है अपन को, तो कितने समय तक की जानकारी देता है, 90 डेज तक की जानकारी देता है। तो HbA1c बाइंड द ग्लूकोज, तो कितने समय तक बाइंड करने की जानकारी देगा ये, 90 डेज तक की, और इसी को 3 मंथ बोल सकते हैं अपन। और वीक के अंदर कितना बोलोगे, 12 वीक। तो इतने समय तक का ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग है, उसकी अपन को सही सटीक से जानकारी प्रोवाइड करेगा। चलो एक और टेस्ट अपन डील करते हैं जिसका है बेनेडिक्ट टेस्ट। 3 आई थिंक 4 है ये, बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट, अब ये बेनेडिक्ट टेस्ट कहाँ से किया जाता है, सारा सब कुछ ब्लड से हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सैंपल की रिक्वायरमेंट पड़े तो सैंपल कौन सा लेना अपन को, यूरिन का। तो ये टेस्ट अपन कहाँ से करते हैं, यूरिन के द्वारा करते हैं। और यूरिन के अंदर अपन को 8 ड्रॉप्स के समथिंग अपन को सॉल्यूशन को मिलाया जाता है, और सॉल्यूशन के मिलाने के बाद में अपन को उसका कलर असेस करना रहता है, ठीक है। कलर यदि मैं बोलूं कि ब्लू कलर का आ गया तो उससे पहले बॉईल करते हैं ना उसको, इसको बॉईल करते हैं सॉल्यूशन को, फिर ठंडा करते हैं। हाँ, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन वगैरह को बॉईल करने के बाद में अपन यूरिन की कुछ बूंदे इसके अंदर डालते हैं। फिर मेन मुद्दा है कि इसका कलर असेस किया जाता है। तो कलर किस प्रकार का कलर हो जाए सॉल्यूशन का, तो अपन मानेंगे कि भैया डायबिटीज़ के प्रति सस्पेक्टेड है, और ये भी एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीन टेस्ट। तो अपन ने यूरिन लिया, यूरिन के अंदर अपन क्या करते हैं, मिक्स बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फिर कलर असेस किया जाता है भाई, कलर असेस किया जाता है टेस्ट ट्यूब का। तो इसके रिगार्डिंग यदि मैं बोलूं कि ब्लू कलर आ रहा है, ब्लू कलर है, तो समझ जाओ कि भैया नो ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन,
कि यूरिन के अंदर कोई ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है। अब ये से कैसा आ जाए, ब्रिक रेड कलर आ जाए, ब्रिक रेड कलर आ जाए तो आपको समझना है कि ग्लूकोज प्रेजेंट और बिल्कुल हाई लेवल का, लगभग 5 mg पर DL तक 1 ml के अंदर हो सकता है, सॉरी हाँ 5 mg पर DL तक हो सकता है। तो ग्लूकोज प्रेजेंट है इसके अंदर, तो अपन बोल सकते हैं कि ये इंडिकेट डायबिटीज मेलाइटस, इंडिकेट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है भाई, तो ये सारा सब कुछ इनसे संबंधित हुआ। अब नेक्स्ट बात आती है मैनेजमेंट से संबंधित। ठीक है, डायग्नोसिस वगैरह अपने पता तौर तरीका कर लिया सभी प्रकार से कि इतने तौर तरीके जिनसे अपन ग्लूकोज के लेवल को मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात की जाए कि मैनेजमेंट से संबंधित, तो मैनेजमेंट किस आधार पर या कौन से डायबिटीज का क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं अपन। चलो, एक पेशेंट का आपने HB1AC टेस्ट किया है और HB1AC की रीडिंग मोर देन 7 mg पर DL आई। ठीक है, मतलब पेशेंट को हो गया डायबिटीज मेलाइटस। तो अब शुरुआत में ही उसको क्या एडवाइस कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट अपन को एडवाइस करना है? बिल्कुल, सबसे पहले मैनेज क्या करना है, एक्सरसाइज, डाइट वगैरह कुछ इस प्रकार से ग्लूकोज लेवल को मैनेज करने की कोशिश करो। ठीक है, फिर अपन को ही फाइंड आउट करना है कि भैया फर्स्ट वन है या सेकंड वन है। फर्स्ट वन है तो फिर इंसुलिन से ट्रीट किया जाएगा, और सेकंड वन है तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो दवाई गोलियां आती है, मेटफॉर्मिन आपने सुना होगा, सबसे फेमस गोली। ठीक है, तो वो उस प्रकार की दवाई गोलियों को अपन क्या करते हैं, यूज़ में करते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट आज नहीं हो पाएगा अपना, मैनेजमेंट करेंगे अपन कल की क्लास के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब अपन एक छोटा सा रिवीजन कर ले इनसे संबंधित कि क्या क्या अपन ने आज डील कर चुके अपन। अच्छा, कौन कौन से टॉपिक्स डील कर चुके हैं आज? हाइपर, स्टार्टिंग से बताइएगा भाई, है ना। आज कितनी कितनी डिजीज को डील कर चुके हैं? सबसे पहले डिजीज कौन सी थी भाई? हाइपर थायरॉइडिज्म। चलो, सेकंड वन कौन सा था? हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। नेक्स्ट वन कौन सा था? हाइपो पैराथायरॉइडिज्म। नेक्स्ट वन डायबिटीज मेलाइटस। 3-4 छोटे छोटे टॉपिक डील किए हैं। हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के रिगार्डिंग अपन शायद बहुत सारा पोर्शन डील कर चुके थे पहले भी, कि T3 T4 का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और TSS का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं। मोस्ट कॉमन कोज क्या था इसका? ग्रेविस डिजीज। क्या था? ग्रेविस डिजीज था। और ग्रेविस डिजीज और सेकेंड मोस्ट कॉमन था प्लम्बर डिजीज या टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर के नाम से जाना जाता है। ट्रीटमेंट वगैरह संबंधित कुछ आपको ड्रग ऑफ चॉइस वगैरह बिल्कुल शॉर्टली रिवाइज करवा रहा हूँ, है ना। ड्रग ऑफ चॉइस पूछ लिया जाए हाइपरथायरॉइडिज्म की तो क्या होगा? प्रोपाइलथियोयूरेसिल होगा। क्या होगा? PTU के नाम से जाना जाता है, प्रोपाइलथियोयूरेसिल। ये नहीं है तो फिर मेथिमाजोल, ये नहीं तो फिर कार्बिमाजोल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर नहीं ट्रीट हो रहा है फिर सर्जरी परफॉर्म करते हैं अपन। एक तो आधी निकालना, सब टोटल है, पूरी निकालना टोटल है। ठीक है, टोटल और सब टोटल हो जाएगी, चलेगा। फिर हाइपर पैराथायरॉइडिज्म देखा आपने कि पैराथायरॉइड से सेक्रेट होने वाला हार्मोन PTH हार्मोन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से होगा। और ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल क्या हो जाता है, इसमें अधिक हो जाता है। इसके अंदर ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है,
कम हो जाता है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वाली घटना होती थी। इसके अंदर कार्पोपेडल स्पाज्म होता है या टिटेनी हो जाता है। इसके अंदर टिटेनी के 2 साइन थे, चोस्टेक साइन और ट्राउजर साइन होते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो इनको असेस करना आना चाहिए अपन को। चोस्टेक साइन के अंदर वही पेशियल मसल को टैपिंग करना है और यहाँ पर बीपी का इन्फ्लेट करके अपन को देखना है। चलो फिर लास्ट वन अपन ने डील किया कि डायबिटीज़ मेलाइटस, और डायबिटीज़ मेलाइटस को अपन ने 4 टाइप से इसको डील किया है। टाइप फर्स्ट था, टाइप सेकंड था, जीडीएम है और सेकेंडरी था। फर्स्ट के अंदर किसकी कमी हो जाती है? इंसुलिन की कमी हो जाती है, और इसके अंदर इंसुलिन होता है लेकिन रिसेप्टर्स की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। फिर अपन ने बोला कि जीडीएम कौन से हार्मोन की वजह से होता है? एचपीएल की वजह से होता है। एचपीएल किसके फंक्शन को सप्रेस कर देता है? तो इंसुलिन के फंक्शन को सप्रेस कर देता है। और सेकेंडरी किसी अदर बीमारियों की वजह से हो रही है, कुशिंग सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इन सब की वजह से हो सकती है, ठीक है। तो ये था कुछ साइन सिम्टम वगैरह अपन ने डील किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल या जब भी अपन नेक्स्ट टाइम जब भी मिलें तो उस दौरान अपन डायबिटीज़ को डील करेंगे, ठीक है।